हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। दोस्तों, आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका बीए पार्ट सेकेंड ईयर में और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी के जो पेपर हैं उसके अंदर आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट वे में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेसिकली ये मॉडल आपको क्या बताता है, किसी कंट्री की कंडीशन बताता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये किस तरह से वहाँ पे जनसंख्या का विकास हुआ है या जनसंख्या कैसे बढ़ी है उस क्षेत्र में। और ये आपका थॉमसन और नोटेस्टिन महोदय ने ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप किया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के आधार पर इन्होंने ये डेवलप किया था, उस पर ये डेटा लेके इन्होंने अप्लाई किया था और फिर लेटर ऑन ये आपका सभी कंट्रीज़ में इसको पॉपुलर हो गया काफ़ी हद तक। आइए देखते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होता क्या है। बेसिकली इसके देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है या जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो आपकी मुख्य रूप से दो कारकों पे डिपेंड करती है। एक होती है आपकी जन्म दर और एक होती है मृत्यु दर। इन दोनों के बीच में जो संतुलन होता है वही आपका डेमोग्राफिक जो आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है उसको आपका अफेक्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि पॉपुलेशन जो आपका है, और तीसरा इसमें जो फैक्टर है वो आपका है माइग्रेशन। तो हो गया आपका बैलेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और थोड़ा बहुत ये आपके जो माइग्रेशन होता है उससे इफेक्ट होती है वहाँ की जनसंख्या जो वृद्धि होती है आपकी। तो हम इसमें देखा होगा बैलेंस से मतलब है बर्थ रेट, और डेथ से क्या मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज इधर द नेचुरल इंक्रीज या प्राकृतिक रूप से बढ़ना क्या है, वेयर द बर्थ रेट इज़ हायर, यानी जन्म दर ज़्यादा हो या प्राकृतिक रूप से आपकी और जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा हो। तो ये इसका जो डिफरेंस आएगा, सपोज कि मैं एग्जांपल दूं कि 100 बच्चे पैदा हुए, उनमें से 20 बच्चे मर गए। 1000 जनसंख्या 2019 में थी या 20 में थी मान लो, और 2021 में 1000 से बढ़कर वो 2000 हो गई, और फिर उसके अंदर आपके 100 बच्चे मर गए। तो आपकी डेथ रेट कैसे निकली, टोटल कितने थे, उसमें से कितने नए पैदा हुए और कितने मर गए, तो उतना वो जो जितने लोग पैदा हुए वो आपकी नेचुरल जो आपकी वृद्धि है वो कहलाएगी कि इतने लोग पैदा हो गए, या ये आपका ग्रोथ बताएगा कि किस परसेंट कितनी पॉपुलेशन पे कितनी ग्रोथ हुई। तो अगर आप पूरे विश्व में आप देखें तो मैक्सिमम जो कारण है वो नेचुरल इंक्रीज से ही आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। मतलब आपका जन्म दर और मृत्यु दर का जो डिफरेंस देखते हैं उसी से आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन क्या होता है, थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर हम देखें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। तो अगर आप देखें तो मुख्य रूप से जो बीमारी फैलती है, जैसे अभी मैं कहूँ कि अभी वर्ल्ड में जैसे कोरोना पैंडेमिक फैला है, तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ी है, मतलब मृत्यु दर बढ़ी है। तो अब हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि मृत्यु दर बढ़ने से क्या होगा कि जनसंख्या जो ग्रोथ है, वृद्धि है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, वो अफेक्ट होगी, ओवरऑल ग्लोब पे आपकी अफेक्ट करेगी। प्लेग जैसे बीमारी हुई थी, प्लेग ने भी बहुत ज़्यादा डेथ रेट हुई थी, उसकी वजह से डेथ हुई थी लोगों की। तो उससे भी क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या एकदम से फ्लक्चुएट करेगी। ड्रोट हो गया, डेथ हो गया, जो भी नेचुरल डिजास्टर है बहुत लार्ज स्केल पे अगर होता है तो वहाँ के पॉपुलेशन की ग्रोथ को आपको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों वार। जो वार्स होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर। अगर आप देखें वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू में अगर आप देखें तो दोनों ही वॉर्स में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी, लोगों की डेथ हुई थी। तो इस वजह से भी आपका पॉपुलेशन काफ़ी अफेक्ट हुई थी, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो अफेक्ट हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखें जो पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ रेट है उसको अफेक्ट करने वाला जो रीजन है वो है फैमिली प्लानिंग और फीमेल एजुकेशन। तो फैमिली प्लानिंग से मतलब है दोस्तों कि जितने भी आपका परिवार नियोजन से संबंधित जो गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स चला रही है, वो चाहे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलपमेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी करवा के हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड या फैमिली प्लानिंग से संबंधित गवर्नमेंट जो भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो पॉलिसी प्रोग्राम्स चलाती है, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन का नियंत्रण होता है वो भी आपकी पॉपुलेशन को जो वृद्धि है उसको अफेक्ट करता है। हाउ कम, अगर आप देखिए आज के 50 साल पहले या 40 साल पहले अगर आप देखें तो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा विस्फोट की तरफ बढ़ रहा था इंडिया के अंदर स्पेशली हम कहें तो। लेकिन जो ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में अवेयरनेस जगी, फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को बताया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव भी कोई चीज़ होती है। फिर आपका ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी जो आपका नसबंदी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, लोगों को अवेयरनेस हुई, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी गई, लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए,
है ना, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो पैदा हो रही थी वो आपका कंट्रोल हुआ, लोगों ने फैमिली प्लानिंग के मीन्स को अपनाया, इस वजह से पॉपुलेशन के अंदर कंट्रोल हुआ, तो आपका ग्रोथ रेट उससे रुकी। नेक्स्ट है दोस्तों फीमेल एजुकेशन। देखिए ऐसा माना जाता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जो शिक्षा है वो सबसे बड़ा आपका हथियार है आपके जो आपका परिवार नियोजन का, या मैं कहूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव है ना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम कैसे करता है एजुकेशन? एजुकेशन से सबसे बड़ी बात आपकी चॉइसेस एनलार्ज होती है, आपकी जो चयन करने की क्षमता है वो, आपका मानसिक विकास होता है कि आपको शादी कब करनी है, कितने बच्चे पैदा करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। और अगर ये एजुकेशन अगर फीमेल एजुकेशन बढ़ती है, मान लो ये एजुकेशन अगर फीमेल एजुकेशन बढ़ती है, तो ये मान के चलिए आपकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इन वेरी गुड कंडीशन, बहुत ही अच्छी स्थिति में होगी। आप मान के चलिए फीमेल एजुकेशन अगर बढ़ती है तो फीमेल एजुकेशन से क्या होगा कि फीमेल अपना खुद का जब ध्यान रखेगी तो उसका क्या होगा, उसकी खुद की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो हेल्थ जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जब बच्चे पैदा करती है तो महिलाओं की डेथ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ होती है, कैजुअलिटीज़ होती है, क्योंकि उन्हें इतना हेल्थ के बारे में पता नहीं होता है। तो वो जब डिक्लाइन होगी, और नेक्स्ट है आपका जब वो अपने बच्चे पैदा करेगी तो उसका उनकी भी वो अच्छे से केयर कर पाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, IMR कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी या शिशु मृत्यु दर भी कम होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो फीमेल एजुकेशन में जाएगी तो उसका मीन एज एट मैरिज, जो औसत शादी करने की जो दर है वो भी डिले होगी। सब मैं अगर कहूँ आपको, एक गांव में अगर आप देखें, स्पेशली बैकवर्ड स्टेट्स लाइक राजस्थान, बिहार, नॉर्दर्न इंडिया में जो भी आपके UP वगैरह है, हरियाणा है, तो वहाँ पे आप देखिए जो फीमेल एजुकेशन वहाँ पे मैक्सिमम आपको बहुत ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है एजुकेशन के अंदर। 10th या 8th या 5th या तक पढ़ा के आपको बच्चों को घर पे रख लिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में उन बच्चों की शादी कर दी जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट आप देखिए कि 18 साल एक मिनिमम एज रखती है कि भाई फीमेल की एजुकेशन जो एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, वरना पहले चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती थी। फिर भी अगर हम देखें मीन एज एट मैरिज, औसत जो शादी करने की दर है फीमेल की, स्पेशली इन डेवलपिंग जो आपकी स्टेट है या जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, या मैं कहूँगी बीमारी स्टेट्स हैं, इनमें जो आप है बहुत कम है, कम एज में शादी कर दी जाती है कंपेयर टू केरला। वहाँ आपकी एजुकेशन में जहाँ फीमेल है तो ये डिले होगी। तो इस वजह से आप देखिए फीमेल एजुकेशन किस तरह से, कितने एंगल्स से आपका पॉपुलेशन या जनसंख्या की वृद्धि को अफेक्ट कर रहा है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इस मेरी इन बातों से। अब देखते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है क्या। बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कुछ नहीं है दोस्तों, ये संबंध बताता है आपका जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में। ये कोई भी सोसाइटी है, उस सामाजिक डेवलपमेंट हुआ है उस सोसाइटी का, सोसाइटल डेवलपमेंट हुआ है, वो सोसाइटल डेवलपमेंट किससे कैसे आपका बढ़ा है आगे, और वो सोसाइटल डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करेंगे डेमोग्राफी के अंदर या जनसंख्या भूगोल के अंदर। सीधी बात है, वहाँ की मृत्यु दर और जन्म दर, ये दोनों ही आपके बहुत ही बड़े इंडिकेटर हैं, वो वहाँ की ओवरऑल सोशल वेलबींग या सोशल कंडीशन या सोशल डेवलपमेंट को इंडिकेट कर देंगे। अगर हम देखें कि ये क्या बताता है कि हाउ over a period of time a sequential change in population growth takes place, कि समय के अनुसार अलग अलग हम देखें तो कैसे आपकी जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हुई है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। और ये जो चेंजेस आए हैं ये बेसिकली जो ये मॉडल बनाया गया था, मैंने कहा तो थॉमसन नोटेस्टिन महोदय ने इसको डेवलप किया और पॉपुलराइज किया था। ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थे यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के, उनको आधार मानते हुए इसको फिर बाद में इसको अप्लाई किया था और उनको उसके आधार पे इसको डेवलप किया गया, और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने आपको इसको अप्लाई किया अपनी अपनी कंट्रीज़ के आधार पे। तो आइए देखते हैं और इसकी स्टेजेस क्या क्या होती है और कैसे ये आपका एक्सप्लेन करता है आपकी जनसंख्या की वृद्धि को या उस सोसाइटी के डेवलपमेंट को। देखिए दोस्तों, इसकी अभी आज की डेट में मॉडर्न टाइम में इसको 5 स्टेजेस में हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टेजेस में बांटते हैं या 5 अवस्थाओं में बांटते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को। जो पहली स्टेज है या स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं हाईली फ्लक्चुएटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगा। इसमें देखो क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट जो दोनों हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल मिलेगी।
लेकिन बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी, मतलब जन्म दर बहुत ज़्यादा रहेगी, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपका जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगी। अब देखिए आप, जब मैं कहूँ कि 100 बच्चे पैदा हुए और उसी अनुपात में आपके बच्चे मर गए, तो आप देखिए कि जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई, वृद्धि तो नहीं हो पाई। तो ये स्टेज क्या हो गई, बहुत ज़्यादा स्टेबल आपकी रहेगी, है ना। तो आपका ये स्टेबल अवस्था रहेगी, मतलब इसके अंदर फ्लक्चुएशन तो रहेगा लेकिन पॉपुलेशन आपकी स्टेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है किसी भी कंट्री की, जब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती, प्रिमिटिव स्टेज जिसको आप कहोगे, मतलब बारबरिक स्टेज में रह सकते हैं जंगल वंगल में। तो वहाँ पे अगर मान लो ये फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ वगैरह की, तो वहाँ पे ये स्टेज रहेगी, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो ये बहुत ही बैकवर्ड स्टेज है मतलब आपकी। तो अगर हम सेकंड स्टेज जो आती है उसको हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, या द्वितीय अवस्था के अंदर अर्ली एक्सपेंडिंग। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो आपकी जो डेथ रेट है वो आपकी डिक्लाइन करेगी, और जो आपकी बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, वो हल्की सी डिक्लाइन करेगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, हल्की सी डिक्लाइन, मतलब बहुत। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो आप देखिए जो उसमें ग्रीन लाइन है वो आपकी इंडिकेट करती है बर्थ रेट यानी जन्म दर को, जो नीली लाइन है वो आपकी मृत्यु दर को, और जो लाल लाइन इधर से जा रही है वो ओवरऑल दिखा रही है कि जनसंख्या आपकी कैसे बढ़ रही है, पूरी जनसंख्या। तो आप समझिए, ग्रीन लाइन है वो आपकी जन्म दर को दिखा रही है, ब्लू लाइन मृत्यु दर, और लाल लाइन ओवरऑल पॉपुलेशन को दिखा रही है। अब आप देखिए स्टेज सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका जो डेथ रेट है वो आपकी घट गई, नीली वाली लाइन देखिए आप, वो नीचे जा रही है, और जो जन्म दर है वो आपकी हल्की सी डिक्लाइन की है, हल्की सी ग्रीन लाइन है हल्की सी टिल्ट की है, वो अपनी जगह। तो अब आप कहिए कि इसमें डिफरेंस कितना आ गया, दोनों लाइनों के बीच में आप डिफरेंस देखिए। स्टेज सेकंड के अंदर जो लाल और जो ग्रीन लाइन, जो हरी लाइन है और नीली लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो आप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि नेचुरल इंक्रीज बहुत ज़्यादा रहा है। नेचुरल इंक्रीज जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से जो जनसंख्या बढ़ती है। अब देखिए मृत्यु दर जब घट गई, फॉर एग्जांपल मृत्यु दर जब घट गई, लोग मरना बंद हो गए और पैदा उसी कंडीशन से हो रहे हैं, तो आप देखिए कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो आप देखिए लाल लाइन को देखिए, सेकंड स्टेज के अंदर अचानक से एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ने लग गई वो। फर्स्ट स्टेज में तो सीधी चल रही है, सेकंड जो स्टेज के अंदर आप लाल लाइन को एकदम से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल इंक्रीज है, लोग मर कम रहे हैं और पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, तो अचानक से बढ़ जाएगी। और ये कंडीशन क्यों हो रही है ऐसी, सेकंड स्टेज में ऐसा क्या हो गया कि ये जनसंख्या अचानक से लोग मरना कम हो गए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ जाती है, बेटर मतलब आपको डॉक्टर की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, खाने मतलब जो फूड प्रोडक्शन है उसकी अवेलेबिलिटी आपको अच्छे से हो जाती है, और ये सारे फैक्टर्स आपके जो हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की सुधर जाती है। तो इस वजह से आपका जो पॉपुलेशन का जो जनसंख्या है वो अचानक से सेकंड स्टेज में जंप करती है, और नेचुरल इंक्रीज जो प्राकृतिक रूप से है वो जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। अब सेकंड स्टेज में आप देखिए जो भी कंट्रीज़ रहे हैं, जो अचानक से क्या हुआ, अगर इंडिया में हम देखें तो 70s के अंदर हमारे पॉपुलेशन का एकदम से बूम आया था, एकदम मैं कह सकता हूँ कि जनसंख्या विस्फोट की कंडीशंस आ गई थी। रीज़न बीइंग कि 70s के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी हद तक सुधार हुआ था हेल्थ फैसिलिटीज़ में, मृत्यु दर घटी थी। सेकंड आपका यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी इंडिया के अंदर। उस टाइम में अचानक से खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ी, तो जनसंख्या में खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी, लेकिन लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं आई कि पॉपुलेशन को घटाया जाए। मतलब उतना जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे उतनी इफेक्टिवली आपके गाँव में परकोलेट नहीं हो पाए, और शहरों में भी मैं कहूँगा नहीं परकोलेट हो पाए, लोगों तो समझदारी नहीं आ पाई। लेकिन गवर्नमेंट ने इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स से और हेल्थ फैसिलिटी से काफ़ी हद तक मृत्यु दर को घटा दिया, शिशु मृत्यु दर को घटा दिया इन्होंने। और इससे क्या हो गया कि बच्चे तो उतने ही पैदा हो रहे थे लेकिन उनकी मृत्यु दर घट गई। इस वजह से पॉपुलेशन में अचानक से वृद्धि आई सेकेंड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज दोस्तों है, इसको लेट एक्सपांडिंग स्टेज भी बोलते हैं। और ये स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, इसमें आपका ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके लिए है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन।
इसमें क्या होगा, आपका जो ग्रीन लाइन देखिए, ये इसमें एक अचानक से गिरावट आ गई। इसमें क्या होगा, एजुकेशन का जो है लेवल अचानक से लोगों का बढ़ेगा, लोगों की परचेजिंग पावर पे कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग कि वी हैव टू रिड्यूस द चिल्ड्रंस, कि भाई बच्चों को पैदा करना, वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। तो अब क्या होगा, इसमें लोगों में फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे इफेक्टिव रूप से आपके लागू हो जाएंगे। तो अब अचानक से जो नए बच्चे हैं फैमिली प्लानिंग में, जैसे आप देखिए इंडिया ने जैसे हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट अपना रखा है, चाइना ने बीच में वन चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी, और अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग अपने पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये अपना रखा है। तो अचानक से लोगों में अवेयरनेस आती है थर्ड स्टेज में, और जो आपकी है वो जन्म दर भी घटने लगती है और मृत्यु दर भी और फैसिलिटी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू लाइन भी नीचे जाएगी। तो यहाँ पर भी बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट गिरना स्टार्ट होती है और डेथ रेट अपने आप गिर रही है। तो इस स्टेज में ओवरऑल आपका पॉपुलेशन में गिरावट स्टार्ट होती है, इसमें पॉपुलेशन में गिरावट स्टार्ट होती है, ठीक है। और स्टेज 4 जो चौथी अवस्था है आपकी, लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट वो दोनों ही आप देखिए इसमें स्टेज 4 में देख पा रहे हैं, जो ग्रीन लाइन है वो बिल्कुल आपकी ब्लू लाइन के इक्वल सी आने लग गई है। तो अब दोनों लाइनें पैरेलल चलने लगने स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में क्या होता है, जो आपकी मृत्यु दर है वो तो घट ही रही थी, मतलब उसमें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों की बढ़ गई है, जीवन प्रत्याशा जिसको हम कहें। लेकिन जो जन्म दर है वो बहुत घट गई है, लोगों में लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया है लोगों ने, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हम कहें कि जनसंख्या नियोजन से संबंधित कार्यक्रम पूरी तरह से इफेक्टिव हो गए हैं, और लोगों में एजुकेशन आ गया, अवेयरनेस आ गई। इस वजह से ये पॉपुलेशन की स्टेबल कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनसंख्या स्थिरीकरण जिसको बोलते हैं, ये आइडियल स्टेज मान सकते हैं कि जहाँ पे स्थिर मतलब बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही लो हो जाए और जनसंख्या स्थिर सी हो जाए। लेकिन इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे, जब बर्थ रेट, जब आपकी डेथ रेट कम हो जाती है तो पॉपुलेशन, जो डेथ रेट मृत्यु दर कम हो जाएगी तो लोग ज़्यादा जीना, एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी, बच्चे कम पैदा होंगे तो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। एजिंग पॉपुलेशन से मतलब है कि जो आपकी वृद्ध जनसंख्या है, वृद्ध जनसंख्या बढ़ेगी। अब आइए स्टेज 5 में। स्टेज 5 आपकी क्या इंडिकेट करती है, डिक्लाइनिंग और लो फ्लक्चुएटिंग। इसमें क्या होगा, जो बर्थ रेट है एक्सेप्शनली लो हो जाएगा, मतलब अपवाद स्वरूप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लोग बच्चे पैदा एकदम करना कम कर देंगे। ये हालांकि अभी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन अगर हम देखें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपके ऑस्ट्रेलिया है और हाईली डेवलप्ड और रिचर कंट्रीज़ है, वहाँ पे बच्चे पैदा करना अब आजकल सिंगल लोग रहना पसंद कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, मतलब कर नहीं रहे हैं स्पेशली आइल से। और वहाँ पे जैसे इंडिया में हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करते हैं, फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो प्रोग्राम्स मेजर्स अपनाते हैं, वहाँ पे प्रो नेटालिटी, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंसेंटिव्स दे रही है कि आप बच्चे पैदा कीजिए, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको मैटरनिटी पैटर्निटी लीव दी जाएगी, है ना, सैलरी दी जाएगी। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है इन कंट्रीज़ में जहाँ पे जो आप बर्थ रेट है या जन्म दर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और डेथ रेट तो आप समझ ही रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आपकी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी रिगार्डिंग द हेल्थ और अदर फैसिलिटी के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है डेथ रेट ऑलरेडी कम है। और लेकिन ये कंडीशन आपके जो रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्रीज के, उसके लिए अच्छी नहीं है। आप मान के चलिए अगर आपके वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है और अगर आपके पास में यंग पॉपुलेशन नहीं है, तो अब आप सोचिए कि वहाँ पे अगर यंग वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है तो अब आपका उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कौन करेगा। नए बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं इस कंडीशन में, देखिए स्टेज 5 में, क्योंकि बर्थ रेट आपकी एकदम से लो हो गई है और डेथ रेट आपकी है ही लो, क्योंकि वहाँ लोग खूब जी रहे हैं। अब जब ज़्यादा जी रहे हैं, बच्चे नए पैदा नहीं हो रहे हैं, जो जी रहे हैं ज़्यादा, तो वो क्या होंगे, ओल्ड एज में होंगे। जब जनसंख्या ओल्ड एज में रहेगी, नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो आप सोचिए कि एजिंग पॉपुलेशन की समस्या हो जाएगी। वृद्धों की संख्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है किसी कंट्री में, तो आपका जो ह्यूमन, जिसको हम कहेंगे वर्किंग पॉपुलेशन, जो कार्यशील जनसंख्या होती है 15 से 60 साल के बीच में जो कार्यशील जनसंख्या है, उसका जब परसेंटेज घट जाता है तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है।
समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ की जो आर्थिक क्रिया होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अब आप सोचिए कि हम लोग हमेशा ये चर्चा चलती रहती है, मोदी जी भी बड़े बड़े मंचों से अब कहते हैं कि इंडिया है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा, जनाने कि ये लाभांश जिसको हम बोलते हैं, वो लाभांश क्या है। इंडिया कह रहे हैं कि 2030 के बाद में जनान कि ये लाभांश को उसका बेनिफिट उठाएगा। जनाने कि लाभांश क्या है कि इंडिया के पास में जो पॉपुलेशन है दोस्तों 15 से लेके 60 सालों के बीच में, अब हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन अगर आप कंपेयर करें तो सदर्न स्टेट में तो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब नॉर्थ स्टेट में जो इम्पोर्ट एक्शन स्टेट्स जो आज जिसको हम यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह कहते हैं, इनमें अभी थोड़ी सी बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी अब डिक्लाइन हो रही है। तो अब आप देखिए कि जो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन देखें, जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड या जनाने की लाभांश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 15 से 60 साल के बीच में जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब ये जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या जो हमारे पास अगर ज़्यादा होगी, तो आप मान के चलिए आपका ओवरऑल, अगर हम इसमें स्किल इम्पार्ट करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको स्किल मतलब इसकी आपको इसमें ट्रेनिंग दे देते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की स्किल इम्पार्ट कर देते हैं, तो आप मान के चलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ओवरऑल आपके बहुत हेल्प करेगी। और जब ओवरऑल हेल्प करेगी तो अगर हम तो हमारी इंडस्ट्री डेवलप होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपकी, है ना, जीडीपी में डेवलपमेंट होगा। और जब ये डेवलपमेंट होगा तो आप मान के चलिए हम अदर कंट्रीज से हम आगे बढ़ पाएंगे। आज चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी से अगेन वापस 2 चाइल्ड पॉलिसी पे क्यों स्विच किया है? क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो गई थी, और दूसरा वहाँ पे उनकी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और वर्किंग पॉपुलेशन घट रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वर्किंग पॉपुलेशन से मतलब है कि आपका जो 15 से 60 वाली पॉपुलेशन है वो वहाँ पे घट गई, और एजिंग पॉपुलेशन जो 60 साल से जो वृद्ध लोग हैं वो आपका बढ़ रहे हैं। तो अब वो क्या होगा, जो 60 साल से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है और 15 साल से अगर जनसंख्या जो बच्चे हैं वो ज़्यादा है, तो ये दोनों ही आपके डेमोग्राफिक बर्डन माना जाता है इनको, है ना, डिपेंडेंट पॉपुलेशन माना जाएगा। बर्डन ने क्या क्या इसको होगा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहेगी। डिपेंडेंट होता है किसी पे आश्रित रहने वाली, जो ये 15 साल से छोटे जो बच्चे रहेंगे या जो 60 साल से वृद्ध रहेंगे, वो आपके किस पे डिपेंड रहते हैं, जो वर्किंग, जो अर्निंग, जो कमाने वाला व्यक्ति है। और कमाने वाले कौन है? 15 से लेकर 60 साल तक हम इसको मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जिसको कहेंगे। तो अगर ये आपका रहेगा तो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन पे बर्डन बढ़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टेज 5 के अंदर आप देखिए, तो ये जो हाईली इकोनॉमिकली डेवलप्ड और जो कंट्रीज है उनके अंदर ये पॉपुलेशन जो है वो ये समस्या आ रही है एजिंग की। और इस तरह से हमने देखा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, और इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपका ये हम पॉपुलेशन के जो ट्रांजिशन है इसको हम संक्रमण को समझ पाते हैं कि कैसे कैसे किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। इस मॉडल को अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे भी अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि जो सदर्न स्टेट है आपकी, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ इंडियन स्टेट से या क्रॉस आपके अलग अलग स्टेट्स का हम कंपेयर करें, तो आप देखेंगे एक खूबसूरत सी पिक्चर निकल के सामने आएगी। और वो पिक्चर आपके ओवरऑल जो जनसंख्या का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, बर्थ रेट और डेथ रेट और माइग्रेशन को लेके जो क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट में, वो हमें समझ में आएगा कि कहाँ समस्या आ रही है। सपोज कि मैं कहूँ कि सदर्न स्टेट्स ने अभी आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए, IMR कंट्रोल कर लिए और CBR कंट्रोल कर ली है। और जबकि हम अगर इम्पोर्ट एक्शन स्टेट्स अगर हम देखें, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स देखें, तो इनमें बहुत ज़्यादा अभी भी जन्म दर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके हम समझ सकते हैं, और हमें पॉलिसी प्रोग्राम जो नीति वगैरह जो गवर्नमेंट बनाती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए इसके अंदर ये क्या है कि बेसिकली आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एक्सपीरियंस है, जो क्योंकि ये जो मॉडल बनाया गया था थॉमसन नोटेस्टिन महोदय ने, थॉमसन और नोटेस्टिन महोदय ने, तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को मानते हुए, मतलब आइडियल मानते हुए या उनके डेटा को कंसिडर करते हुए उन्होंने उसके मॉडल को मान के और उस पर अप्लाई किया था जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज थे। लेकिन फिर बाद में अगर हम देखें तो इसके एक्सेप्शंस भी हमें इस मॉडल के मिलते हैं। अभी कुछ कंट्रीज़ हैं तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन घट गई है, जबकि उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। अगर मैं कहूँ कि अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर ली है, वो कैसे हुई है कि आपके जो पॉपुलेशन की जो फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाए हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है,
टीवी वगैरह पे जो प्रोग्राम्स आते हैं फैमिली रिगार्डिंग द पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और आपके इन सब के यूजेस के बारे में बताते हैं। टीवी पे फैमिली अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताते हैं। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ी है इस वजह से कि आपका ये आपका मॉडल है वो पॉपुलेशन का वहाँ पे कंट्रोल हुआ है। तो बेसिकली और थर्ड स्टेज में हम देखें तो इन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो हालांकि अभी सेकंड स्टेज में ही स्टक हैं, वो वहाँ पे भी उलझे हुए बैठे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो मॉडल था आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये एक आइडियल हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता है। ये हो सकता है इसमें कुछ आपको ज़मीन पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे इंडिया में या कुछ भी, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस तो आपके रहेंगे। देखिए अपवाद हमेशा रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपको ये वहाँ का ओवरऑल ब्लूप्रिंट आपको दे देता है, पिक्चर आपको दे देता है कि उस सोसाइटी की क्या कंडीशन है, बर्थ रेट और डेथ रेट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। आपके आगे कॉम्पिटिटिव्स और आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।